हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग आज समझेंगे आगे की कहानी सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन किस तरह का था, लोग कौन कौन से पशु पालते थे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। पहला काम था इन लोगों का कृषि करना। इसके अलावा ये पशुपालन भी करते थे, जो कि मध्य पाषाण युग के अंतिम अवस्था से ही ये करते आ रहे थे। क्या क्या पालते थे ये बैल, गाय, भैंस और बकरी, भेड़, सूअर, ये सारे जानवर आज भी हमें देखने को मिलते हैं और पाले जाते हैं। तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर आदि ये पालते थे। उन्हें कुवड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। कुवड़ वाला सांड, जैसे हम ये आज भी देखते हैं, जिनके ऊपर पीठ पर क्या रहता है, यहाँ पर इस तरह का कुवड़ रहता है। इस तरह के जो प्रजाति के सांड थे वो ज़्यादा इनको प्रिय थे। कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवरों में थे। कुत्ता तो शुरू से ही पालतू जानवर था। सबसे पहला जो पाला गया जानवर था वो कुत्ता ही था। बिल्ली भी पाली जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बिल्ली भी पालते थे, आज भी लोग पालते हैं। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। वे गधे और ऊँट भी रखते थे। गधे भी पालते थे, ऊँट भी पालते थे ये, और शायद इन पर बोझा ढोते थे। गधों से और ऊँटों से बोझा ढोया जाता था, सामान। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मूर्तिका टेराकोटा से मिला है। घोड़े के संकेत हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी लेयर से खुदाई होती तो उसमें ऊपरी जो लेयर है उससे लोथल में, उससे हमें कुछ चीज़ें मिली हैं। और लोथल में मिली एक संदिग्ध मूर्तिका, एक टेराकोटा मतलब पकी मिट्टी की एक मूर्तिका मिली है। तो उनसे हमें पता चलता है, मोहनजोदड़ो से और लोथल से घोड़े के संकेत मिले हैं। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटदा में घोड़े के अवशेषों के मिलने की रिपोर्ट आई है। और आपका गुजरात के पश्चिम में, मतलब पश्चिमी गुजरात में एक स्थल है सुरकोटदा। तो यहाँ से भी हमें क्या है, घोड़े के अवशेष मिले हैं। 2000 ईसा पूर्व के आसपास के बताए गए हैं ये, लेकिन पहचान संदेहग्रस्त है। अभी पहचान विशेष रूप से नहीं हो पाई है, स्पेशली कि कब की है ये और घोड़े के ही हैं, मतलब ठीक तरह से अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पाई सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी। घोड़े के अवशेष इतने कम मिले हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ये स्पष्ट हो या ना हो, लेकिन हड़प्पाई जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें अश्व केंद्रित नहीं थी, मतलब अश्व ज़्यादा नहीं पाले जाते थे। हड़प्पा संस्कृति के आरंभिक और परिपक्व अवस्था में ना तो घोड़े की हड्डियां और ना ही उसके प्रारूप मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत की अवस्था थी, फिर उसके बाद में और विकसित अवस्था आती है, परिपक्व अवस्था। तो इन अवस्थाओं से ना तो घोड़े की हड्डियां मिली हैं और ना ही उसका कोई और प्रारूप मिला है। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था। हड़प्पा लोगों को हाथी का ज्ञान था। गैंडे से भी परिचित थे ये लोग। मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेर के नगरों के लोग भी इन्हीं लोगों की तरह अनाज पैदा करते थे। मेसोपोटामिया की समकालीन एक सभ्यता और थी, सुमेर की सभ्यता। तो यहाँ के लोग नगरों में रहते थे और इन्हीं लोगों की तरह अनाज पैदा करते थे, और उनके पालतू पशु भी प्रायः वही थे जो इनके थे। मेसोपोटामिया, सुमेर, हड़प्पा, तो ये लगभग सारी क्या समकालीन सभ्यताएं थीं। परंतु गुजरात में बसे हड़प्पाई लोग चावल उपजाते थे। गुजरात में जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वहाँ चावल पैदा होता था और हाथी पालते थे। ये दोनों बातें मेसोपोटामिया के नगरवासियों पर लागू नहीं होती हैं। मेसोपोटामिया के लोग ये चावल भी नहीं पैदा करते थे और ये हाथी भी नहीं पालते थे। कुछ डिफरेंस थे।
शिल्प और तकनीकी ज्ञान कैसा था हड़प्पा वासियों का? तो हड़प्पा संस्कृति कैसी थी? कांस्य युग की है। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। यूँ तो इस संस्कृति के लोग पत्थर के बहुत सारे औजारों और उपकरणों का प्रयोग करते थे। इस समय भी पत्थर का यूज काफ़ी होता था। आज भी हम सिलबट्टे का यूज करते हैं, सिलौटा बटना का यूज करते हैं ना मसाला पीसने के लिए। ऐसे ही उस समय अन्य कामों में भी पत्थर यूज होता था, लेकिन वे कांसे के निर्माण और प्रयोग से भी भलीभांति परिचित थे। पत्थर के औजारों का यहाँ पर ठीक ठाक यूज होता था, उपकरणों का यूज होता था पत्थर के, लेकिन कांस्य निर्माण की विधि और उसका प्रयोग करना भी जानते थे हड़प्पा वासी। सामान्यतः कांसा तांबे में टिन मिला करके धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। धातु शिल्पी जो होते थे ये कांसा और तांबा, कांसे को बनाने के लिए तांबे में टिन को मिला देते थे, जो कि तांबे से ज़्यादा कठोर धातु बन जाती थी। पर दोनों में एक भी धातु हड़प्पाई लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं थी। तांबा इनको राजस्थान के खेतरी खान से मिलता था और ये बाहर से भी मंगाते होंगे, लेकिन टिन बेसिकली अफ़गानिस्तान से मंगाई जाती थी। टिन की कमी थी हमारे देश में। आज तो टिन है ही नहीं हमारे देश में, इसलिए हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत से नहीं मिलते हैं। कांसे इसलिए ज़्यादा नहीं मिलते हैं कांसे के औजार, क्योंकि टिन की कमी थी तो बन नहीं पाए इतने। अयस्कों में जैसे ताम्र खनिज हो गया। ताम्र खनिज की अशुद्धियों से लगता है कि वहाँ तांबा राजस्थान की खेतरी ताम्र खानों से मंगाया जा सकता था। हालांकि ये बलूचिस्तान से भी मंगाया जा सकता था, बलूचिस्तान से भी इसको मंगाया जा सकता था। यहाँ पर भी खाने हैं तांबे की। टिन शायद अफ़गानिस्तान से कठिनाई के साथ मंगाया जाता था। यद्यपि बताया गया है कि उसकी कुछ पुरानी खदानें हजारीबाग और बस्तर में पाई गई हैं। हमारे भारत में हजारीबाग और बस्तर जो क्षेत्र हैं यहाँ ये पाई गई हैं इसकी पुरानी खानें टिन की, लेकिन ये अफ़गानिस्तान से मुश्किल से ही मंगा पाते थे हड़प्पा वासी। तो इस वजह से कांसे के हथियार कम मिले हैं। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार और हथियार मिले हैं उनमें टिन की मात्रा पहले से ही कम है, क्योंकि हमारे यहाँ टिन ही सबसे बड़ी दिक्कत थी इनको कांसा निर्माण में। फिर भी ये जो कांसे की वस्तुएं छोड़ गए हैं वे नगण्य नहीं हैं। फिर भी इन्होंने जो कांसे की वस्तुएं यूज की हैं, जो छोड़ी हैं, वो काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं। इतनी कम नहीं है कि हम बहुत कम उन्हें कह दें। इन वस्तुओं से संकेत मिलता है कि हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों कांस्य शिल्पियों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। इन वस्तुओं से क्या संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था उसमें शिल्पियों में जो कसेरे थे, कांस्य शिल्पी थे, उनका महत्वपूर्ण स्थान था कांसा बनाने वालों का। वे प्रतिमाओं और बर्तनों के साथ साथ कई तरह के औजार और हथियार भी बनाते थे। ये मूर्तियाँ, प्रतिमाएं और बर्तन बनाते थे, हथियार औजार भी बनाते थे कई प्रकार के, जैसे कुल्हाड़ी, आरी, छुरा और बर्छा। हड़प्पाई शहरों में कई अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी चलते थे। इसके अलावा भी कई अन्य शिल्प भी चलते थे। यहाँ पर अन्य चीज़ें भी बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा निकला है। मोहनजोदड़ो जो स्थल है वहाँ से हमें सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है, बुना हुआ है जो। और कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप भी देखने को मिली है। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। बुनकर ऊनी और सूती कपड़ा बुनते थे। दो प्रकार के वस्त्र, ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र। अब से 5000 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता में ये काम होता था। ईंटों की विशाल इमारतें बताती हैं कि स्थापत्य राजगिरी, इसको हम बोलते हैं, राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें ईंटों की बनाई गई, पकी ईंटों की। तो इस वजह से राजगिरी का काम भी क्या था, एक महत्वपूर्ण शिल्प था। इससे राजगीरों, स्थापत्यों के वर्ग के अस्तित्व का भी आभास मिलता है कि इन लोगों का भी एक वर्ग रहा होगा। जैसे कि आज के लोग, आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे मिस्त्री हैं। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग नाव बनाना भी जानते थे। जैसा कि आगे बताया जाएगा, मिट्टी की मोहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियाँ बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प था। मिट्टी की मोहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियाँ बनाना, ये भी एक महत्वपूर्ण शिल्प था। टेराकोटा की बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिली हैं।
आज भी अगर हम गांव देहात के मेले में जाएंगे तो वहाँ पर मिट्टी की, हमें पक्की मिट्टी जिनको हम टेराकोटा बोलते हैं, उसकी पुतलियाँ, सीटियाँ और मूर्तियाँ वगैरह मिलेंगी आपके लिए। स्वर्णकार, स्वर्णकार जो होता था, सोनार जिसे हम बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ, चांदी सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। ये आज भी यही काम करते हैं। सोना चांदी संभवतः अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। सोना और चांदी अफ़गानिस्तान से आता था हमारे यहाँ। और रत्न दक्षिण भारत से आते थे, दक्षिण भारत से, तमिल प्रदेश से। हड़प्पाई कारीगर मड़ियों के निर्माण में भी निपुण थे। हड़प्पा के जो कारीगर थे वो मड़ियाँ बनाने में निपुण थे। कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था और हड़प्पाई लोगों के मृदभांडों की अपनी खास विशेषताएं थीं। कुम्हार का जो चाक है, इसका तो नवपाषाण युग से ही प्रयोग होने लगा था, तो हड़प्पा में इसका काफ़ी प्रयोग था। तो मिट्टी के बर्तन भी काफ़ी यूज किए जाते थे उस टाइम पे। ये भांडों, भांडों मतलब मिट्टी के बर्तन, ये भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। फिर व्यापार, इन लोगों का व्यापार किस तरह का था? सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों के पाए जाने से ही नहीं होती है, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरों जिनको हम सील बोलते हैं, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तोलों के अस्तित्व से भी होती है। तो व्यापार की पुष्टि किस किस से होती है? हड़प्पाई लोग व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठार मिले। दूसरा, बड़े भूभाग से ढेर सारी मिट्टी की मोहरें मिली हैं, एक रूप लिपियाँ मिली हैं, मानकीकृत माप तोलों के अस्तित्व, मतलब इस तरह के बटखरे बाट मिले हैं जिनसे हमें पता चलता है कि व्यापार होता था। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। किस किस का? पत्थर का, धातु का और हड्डी आदि। इसके अलावा और भी चीज़ें थीं। लेकिन वे जो वस्तुएं बनाते थे उनके लिए अपेक्षित कच्चा माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं था। अभी कांसा अगर बना रहे हैं तो कांसे के लिए इनको टिन चाहिए, टिन अफ़गानिस्तान से मंगाना होता था इनको, तो इनके यहाँ ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थीं। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे क्योंकि धातु इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। संभव है कि वे सारे आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते हों। विनिमय द्वारा मतलब वस्तु विनिमय के द्वारा, एक वस्तु दे करके किसी दूसरे व्यक्ति को आप उसके ज़रूरत की वस्तु दे करके और अपने ज़रूरत की वस्तु उससे ले लेना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। तो आदान प्रदान विनिमय के द्वारा, विनिमय का अर्थ होता है एक्सचेंज करना। अपने तैयार माल और संभवतः अनाज भी नावों और बैलगाड़ियों पर लाद कर पड़ोस के इलाकों में ले जाते थे और उन वस्तुओं के बदले धातुएं ले आते थे। अब ये क्या करते थे, इनके पास जो अनाज होता था या जो तैयार माल होता था, ये उसको लेकर के जाते थे अपने आसपास के गांवों में और वहाँ पर नावों और बैलगाड़ियों पर लाद कर ही ले जाते थे आसपास के इलाकों में। और वहाँ से जो जिन लोगों को तैयार माल चाहिए होता था, ये उन्हें तैयार माल देते और उनसे धातु वगैरह बदले में ले आते थे। अनाज के बदले भी ये चीज़ें धातु लेकर के आते थे और फिर उससे फिर नई चीज़ें, हथियार, औजार बनाते और फिर उनको इसी तरह से सेल करते थे। वे अरब सागर के तट पर जहाजरानी करते थे। अरब सागर के तट पर इनका बंदरगाह था। लोथल भी एक क्या था? बंदरगाह नगर है। वे पहिया से परिचित थे, पहिए का इन्हें ज्ञान था। पहिए का ज्ञान नवपाषाण काल में ही लोगों को हो गया था। और हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ प्रचलित थीं। हड़प्पा में जो गाड़ियाँ थीं वह कैसी थीं? ठोस पहियों वाली। लगता है कि हड़प्पाई लोग किसी न किसी प्रकार के आज के इक्के का इस्तेमाल करते, पर उनमें आरेदार पहिए नहीं थे। आज का जो इक्का बोलते ना हम, तो उसका इस्तेमाल करते थे ये। उनमें आरेदार पहिए नहीं होते थे जिससे कि फ्रिक्शन बढ़ जाए, है ना। आरेदार पहिए होते तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो ये इक्का पहिए का प्रकार है, इसको हम बोलते हैं। हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान के एक क्षेत्र से था और अफगानिस्तान और ईरान से भी। राजस्थान का एक क्षेत्र कौन सा था? खेतरी नामक क्षेत्र, जो खेतरी स्थान था जहाँ से तांबा मिलता था इनके लिए। दूसरा, अफ़गानिस्तान से सोना चांदी मंगाते थे ये, अफ़गानिस्तान ईरान से।
और वहाँ से टिन भी मंगाते थे, बेसिकली अफ़गानिस्तान से। उन्होंने उत्तरी अफ़गानिस्तान में अपनी वाणिज्य बस्ती स्थापित की थी, जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। अफ़गानिस्तान में एक इन्होंने कॉमर्शियल बस्ती बना रखी थी, वाणिज्य बस्ती, जिससे उससे आगे के जो देश हैं मध्य एशिया के, उनसे व्यापार कर सकें। उनके नगरों का व्यापार दजला फरात प्रदेश के नगरों के साथ चलता था। ये दजला फरात नदियां हैं दो, इन नदियों के मध्य में बसी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो उस सभ्यता से इसका व्यापार चलता था। हड़प्पावासी वहाँ से व्यापार करते थे। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं और प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। हड़प्पाई मोहरें कहाँ से मिली हैं? मेसोपोटामिया की खुदाई में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हड़प्पाई जो लोग थे वो मेसोपोटामिया नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया, मतलब उनसे कई चीज़ें इन्होंने सीखी। हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मणि, इसको इसको लापिस लाजुली बोलते हैं, पत्थर होता है एक प्रकार का, लाजवर्द मणि का सुदूर व्यापार चलाया था। इसका व्यापार होता था। अवश्य ही इस मणि से शासक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती होगी, इसीलिए दूर दूर तक इसको बेचा जाता था। लाजवर्द मणि के लिए इसको अच्छा समझा जाता होगा, जैसे कि आज के टाइम में डायमंड वगैरह है, सोना है, इसको महत्वपूर्ण समझा जाता है। 350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। 350 ईसा पूर्व के आसपास, अब से लगभग हम कहें कि 2,500-3 हज़ार साल पहले की बात है, सॉरी 4-4,500 साल पहले की बात है। तो इसमें इसके आसपास उसके और उसके आगे मेसोपोटामियाई अभिलेख जो हैं उनमें क्या शब्द मिला है? मेलुहा। मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है, मतलब मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा के साथ व्यापार करते थे। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है, मतलब हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ही पुराना नाम क्या था? मेलुहा। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है। मेसोपोटामिया से जो हमें पुरालेख मिले हैं उनमें 2 मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों का उल्लेख मिलता है, जो कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच में स्थित थे। मध्यवर्ती व्यापार केंद्र थे, जिनमें एक था दिलमन या दिलमुन, इसको दिलमन भी बोलते हैं, ये शब्द मिलता है, कहीं कहीं दिलमुन भी मिलता है, और दूसरा था मक्कन। तो ये 2 क्षेत्र थे, 2 व्यापारिक केंद्र थे जो हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच में मिलते हैं। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में है, जैसा कि मैंने बताया। दिलमुन की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरीन या बहरैन द्वीप से की जाती है। ये फारस की खाड़ी का जो ईरान वाला हिस्सा है वहाँ का एक द्वीप है बहरीन या बहरैन, तो इसी को बोलते हैं दिलमुन। उस बंदरगाह नगर में हजारों कब्रें खुदाई का इंतजार कर रही हैं। तो ये जो बंदरगाह नगर है ना दिलमुन, यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं। अगर इनको खोदा जाए तो हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें और निकल के आ जाएंगी सामने। फिर राजनीतिक संगठन यहाँ का कैसा था? राजनीतिक संगठन में क्या चीज़ें हैं, मतलब यहाँ प्रशासन किस तरह का था, लोग यहाँ कोई नेता हुआ करते थे इस टाइम पे या नहीं। हमें हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं मिलता है। यहाँ कुछ लोग शासन करते थे, राजनीति करते थे, ऐसा कोई स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिली है। किंतु यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रीय सत्ता के बिना संभव नहीं हुई होगी। सांस्कृतिक एकता अगर हम देखें सिंधु सभ्यता की, जिस तरह का स्ट्रक्चर था, नगर नियोजन था उसका, जिस तरह से सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिस तरह से जल निकास व्यवस्था वहाँ की थी, इन सारी बातों को अगर हम देखें, और जिस तरह का टैक्सेशन वहाँ था, कर किस तरह से लगाया जा रहा है, किस तरह से व्यापार हो रहा है वहाँ पर, ये सारी बातें अगर देखें तो लगता है कि यहाँ पर केंद्रीय सत्ता अवश्य रही होगी, कोई ना कोई यहाँ पर शासक अवश्य रहा होगा जो पूरे उसको मेंटेन करके रखता होगा, पूरी व्यवस्था को। यदि हड़प्पाई सांस्कृतिक अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उपमहादेश ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी।
अगर हम इसको एक सांस्कृतिक अंचल मान लें, सांस्कृतिक अंचल हड़प्पा सभ्यता को, अगर हम हड़प्पा सभ्यता को एक राजनीतिक अंचल मान लें, राजनीतिक एरिया मान लें, तो आप देखिए मौर्य साम्राज्य आया था इसके बाद में, जो सबसे बड़ा साम्राज्य था। लेकिन मौर्य साम्राज्य से पहले केवल हड़प्पा सभ्यता ही थी जो एक बड़ा साम्राज्य था, उससे पहले तो कुछ नहीं था इसमें। और मौर्य साम्राज्य से पहले केवल हड़प्पा सभ्यता थी। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि ये लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। ये जो क्या नाम हड़प्पा सभ्यता है, लगभग 600 वर्षों तक देखने को मिलती है प्रॉपर। वैसे इसका टाइम ज़्यादा है, 1750 से लेकर के 600 आसपास ये माना जाता है। ये सर्वमान्य तिथि जो इसकी है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का काल। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों ने इसका समय अलग अलग दिया है। ये जो काल है 1750 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ये सर्वमान्य काल है। सभी ने अभी तक सब लोग यही मानते हैं कि ये इसका समय रहा है हड़प्पा सभ्यता का। तो लगभग वही 550-600 वर्ष का टाइम रहा हड़प्पा सभ्यता का काल। लेकिन कुछ स्थल ऐसे मिले हैं, कुछ ऐसे रिसोर्स मिले हैं, तो उनसे पता चलता है कि जो कि हाल की रिपोर्ट है, उनसे पता चलता है कि हमें हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 8000 वर्ष पुरानी थी। ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं बनाया गया है। देखिए आज जगह जगह मंदिर मिलते हैं, सब जगह है ना, मूर्ति पूजा होती है। लेकिन अब से 5000 साल पहले मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत, मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी जो कि आज के सेंस में हम कहें या उस समय कहें ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है, वहाँ दजला फरात नदियों के बीच मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। वहाँ मंदिर थे, वो लोग मंदिरों में जाते थे। लेकिन हमारे भारत में मंदिर नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर कहीं भी नहीं थे। अब से 5000 साल पहले किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक भवन नहीं मिला है। किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक भवन होता ही नहीं था उस समय। इसका अपवाद विशाल स्नानागार हो सकता है। विशाल स्नानागार को हम इसका अपवाद मान सकते हैं, जिसका उपयोग नहाने धोने या शुद्धि या सफाई के लिए किया जाता होगा, अनुमान है ऐसा। क्योंकि जो विशाल स्नानागार है वो सार्वजनिक स्नानागार है। तो ऐसा मानते हैं हम लोग के, ऐसा हो सकता है कि जब त्यौहार वगैरह होते हों तो हड़प्पा वासी वहाँ स्नान के लिए जाते हों, तो ये मान सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई धार्मिक भवन नहीं था, कोई धार्मिक मंदिर नहीं था अब से 5000 साल पहले हमारे इस भारतवर्ष में। हड़प्पा अंचल में धार्मिक विश्वासों और आचारों में एक रूपता नहीं है। हड़प्पा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जो धार्मिक विश्वास हैं और जो आचार हैं उनमें एक रूपता नहीं है। इसका मतलब क्या है, लोग जो मानते हैं वो व्यवहार में नहीं है। व्यवहार में कुछ और है और धार्मिक विश्वास कुछ और है, ये एक जैसे नहीं। इसलिए सोचना गलत होगा कि हड़प्पा में पुरोहितों का वैसा ही शासन था जैसा कि निचले मेसोपोटामिया के नगरों में था। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हड़प्पा में जो पुरोहित थे उनका शासन वैसा था जैसा कि जो मेसोपोटामिया के निचले नगर थे उनमें पुरोहितों का शासन था। ऐसा संकेत मिलता है कि उत्तर हड़प्पाई अवस्था में गुजरात के लोथल में शायद अग्नि पूजा की परंपरा चली। उत्तर हड़प्पाई अवस्था में गुजरात का जो लोथल वाला हिस्सा है, यहाँ अग्नि पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई, ऐसा संकेत मिलता है। किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। अग्नि पूजा मतलब यज्ञ वेदियाँ मिली हैं तो यज्ञ किए जाते होंगे, लेकिन अभी भी मूर्ति पूजा या मंदिरों का यहाँ कुछ भी संकेत नहीं मिला है। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर, और हड़प्पा का शासन संभवतः बणिक वर्ग के हाथों में था। बणिक वर्ग के हाथों में इनका शासन था, इसलिए शायद ये व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते थे और युद्ध वगैरह पर या विजय की ओर कम ध्यान देते थे ये लोग। ध्यान रहे कि सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव है। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र ज़्यादा संख्या में नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति, ये मोहनजोदड़ो से मिली मातृ देवी की एक मूर्ति है, प्रतिमा।
जिसकी मोहनजोदड़ो के लोग पूजा करते थे। फिर यहाँ से है हमारा धार्मिक प्रथाएं। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली। स्त्रियों की मूर्तियां भारी संख्या में मिली हड़प्पा सभ्यता में। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है एक मूर्ति में। ये संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। तो इसको हम पृथ्वी देवी की प्रतिमा कह सकते हैं, जिसका संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा, इसीलिए इस तरह का इमेज बना रखा है, मूर्ति बना रखी है हड़प्पा वासियों ने। और ये इसकी पूजा करते होंगे मातृ देवी की या पृथ्वी देवी की। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। मिस्र की जो सभ्यता थी वहाँ जो दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है नील नदी, वो वहीं है। मिस्र की नील नदी की एक देवी थी आइसिस, उनकी पूजा करते थे मिस्र के लोग। ऐसे ही शायद हमारे भारत में हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी, उर्वरता की देवी या पृथ्वी देवी की पूजा करते होंगे। लेकिन हड़प्पाई लोग मिस्र वासियों की तरह मातृ सत्तात्मक थे या नहीं? हड़प्पा के लोग जैसे मिस्र के लोग मातृ सत्तात्मक थे, मतलब माता प्रधान होती थी वहाँ पर। क्या भारत के हड़प्पा वासी लोग वैसे थे या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसके बारे में जानकारी हमें नहीं है। मिस्र में राज्य या संपत्ति का उत्तराधिकार कन्या को मिलता था। आज हम देखें तो पुत्रों को मिलता है, वैसे आज वर्तमान में तो पुत्र और पुत्रियां मतलब लड़के लड़कियों दोनों को जो भी संपत्ति होगी वो मिलेगी, बराबर का अधिकार दे दिया है गवर्नमेंट ने। लेकिन उस टाइम पे जो मिस्र की सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता, उसमें राज्य संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होता था? कन्या होती थी। लेकिन अभी वर्तमान को हम अभी देखें, इससे पहले देखें तो आज भी हम देखने को मिल सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। उत्तराधिकार किसको मिलता है? लड़के को ही मिलता है। और हमारे यहाँ तो ये परंपरा थी कि लड़के में भी बड़े लड़के को मिलता था सब। और मिस्र की सभ्यता में उत्तराधिकार या संपत्ति जो भी है वो किसको मिलता था? कन्या के लिए, लड़की के लिए। किंतु हड़प्पा समाज में उत्तराधिकार का स्वरूप क्या था ये हमें पता नहीं। हड़प्पा सभ्यता में क्या चीज़ें थी ये ज्ञात नहीं है। कुछ वैदिक सूक्तों में पृथ्वी माता की स्तुति की गई है, किंतु उसको कोई प्रमुखता नहीं दी गई है। सुदीर्घ काल के बाद ही हिंदू धर्म में इस मातृ देवी को उच्च स्थान मिला। सुदीर्घ काल मतलब काफ़ी समय बाद हिंदू धर्म में आज भी हम मातृ देवी की पूजा करते हैं, पृथ्वी देवी की। ईसा की छठी सदी और उसके बाद से ही दुर्गा, अम्बा, काली, चंडी आदि विविध मातृ देवियों को पुराणों और तंत्रों में आराध्य देवियों का स्थान मिला है। ईसा की छठी सदी की बात करें तो अब से 1624 वर्ष पहले ये दुर्गा की पूजा, अम्बा, काली, चंडी, ये जितनी भी देवियां हैं इन सब की पूजा अब से 1600 साल पहले शुरू होती है। और इनका वर्णन कहाँ आया है? पुराणों में और तंत्रों में। उससे पहले 1600 साल से पहले दुर्गा का, अम्बा, काली किसी देवी का कोई पता नहीं था। काल क्रमेण प्रत्येक गांव की अपनी अलग अलग देवी हो गई और बाद में हर गांव की अलग देवी हो गई, जिनको हम कुल देवी कहते हैं, इस तरह से। उसके बाद है सिंधु घाटी के पुरुष देवता। सिंधु घाटी के पुरुष देवता कौन थे, क्या था इसमें ये सब, तो इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगली क्लास में मिलते हैं सभी को। बाय, तब तक के लिए।